अच्छा सर, जो मैंने बोला ना कि जीरो से लेकर, ये मैंने आपको लिखा, जीरो से लेकर एफ मैक्स तक, ये जो फ्रिक्शन है ये कहलाता है स्टैटिक। क्या कहलाता है? स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या ब्लॉक रुके हुए हैं? नहीं। स्टैटिक का मतलब जब फ्रिक्शन खुश है, फ्रिक्शन खुश है, ये फंडे बहुत काम आएंगे रोटेशन में, इसलिए अभी समझ लो। जीरो से लेकर एफ मैक्सिमम, जो उसकी ताकत है मैक्सिमम, मैक्सिमम ताकत क्या है? म्यू एन। क्या है? म्यू एन। ओके, तो अगर म्यू एन, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये आपका ब्लॉक, ओके, मान लीजिए मैं आपसे पीछे चल के बात बताता हूं कि मान लो कि आपका ये ब्लॉक है 10 किलो का, तो नॉर्मल कितनी है भाई? 100। मान ले कि म्यू की वैल्यू है 0.5, तो एफ की वैल्यू तूने क्या पढ़ी थी? म्यू एन। तो 0.5 इंटू 100 क्या? 50। तो क्या अगर 10 किलो का ब्लॉक, लॉजिकली सोचो, अगर 10 किलो का ब्लॉक रखा हुआ है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, नॉर्मल 100 है, क्या 50 न्यूटन फ्रिक्शन लग जाएगा? नहीं, जरूरत ही नहीं है, रखा हुआ है तो। अगर मैं इधर 10 न्यूटन लगाऊं तो क्या 10 न्यूटन लग जाएगा फ्रिक्शन? अगर मैं 20 न्यूटन लगाऊं तो फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग जाएगा। समझना अच्छी बात। मान लीजिए कि मैं ये एफ लगाया और इस एफ को वेरी करता हूं, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन, तो फ्रिक्शन कितना लगा? कितना लगा? 10 न्यूटन। अगर एफ ले लूं 20 न्यूटन तो 20 न्यूटन, एफ ले लूं 50 न्यूटन तो ये भी 50 न्यूटन। इसके बाद की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा उस पर अलग चर्चा करेंगे। पर जब तक जो फोर्स लग रहा है वो अगर जो जरूरत है उससे कम है तो ये रुका रहेगा। अच्छा, तो सोच, क्या फ्रिक्शन ने अपने आप को एडजस्ट करा? इसलिए बोलते हैं इसे सेल्फ एडजस्टिंग। अच्छा, जब तक ये दोनों, इसका मतलब जब तक ऐसा होता रहा कि दोनों साथ रहे, मैं ये नहीं बोल रहा रुका हुआ, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं मैं रुका हुआ, क्योंकि जब एक ब्लॉक के ऊपर, जैसे मान लो कि ये मेरा हाथ है और ये ब्लॉक ऐसे जाए, मेरा हाथ और ये रिमोट, क्या दोनों प्रेमी है? हाँ सर। क्या ये दोनों प्रेमी साथ हैं? हाँ। इस प्रेमी को, ऊपर वाले प्रेमी को, क्या फ्रिक्शन चला रहा है? हाँ। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है ये स्टैटिक है कि स्टैटिक है? क्या? हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन खुश है। फ्रिक्शन खुश कब है? जब दोनों प्रेमी रुके हुए हैं या दोनों साथ हैं? दोनों। जब फ्रिक्शन खुश है मतलब दोनों प्रेमी साथ हैं। ओके, जब फ्रिक्शन खुश है मतलब दोनों प्रेमी साथ हैं, तब तक ये फ्रिक्शन अपनी ताकत झोंक देता है, मैक्सिमम इसकी वैल्यू है। अगर उसके अंदर से काम चल जाता है तो ये खुश रखता है। और इस समय जो फ्रिक्शन लगता है ये मैक्सिमम लगता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जीरो से लेकर मैक्सिमम रिक्वायरमेंट के अनुरूप लगता है, और ये इंश्योर करता है कि दोनों प्रेमी साथ रहें। समझ में आई बात? If the requirement of friction is less than F max to keep both the premies together, then this friction is known as static friction. बच्चे जनरली स्टैटिक फ्रिक्शन से समझ लेते हैं कि रुका हुआ, रुका हुआ नहीं, दोनों प्रेमी साथ। ये बात याद रखना, दोनों प्रेमी साथ अगर हैं तो फ्रिक्शन खुश है, और अगर फ्रिक्शन खुश है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ सर, क्या ये बात मेरी समझ आई है? हाँ सर, बात तो समझ आई है आपकी, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, बात सुनो। ठीक, ये लिख लिया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में आपको बात बताई जा रही है। देखो, 5 न्यूटन, फिर 15 न्यूटन। स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग। क्या है, मैंने लिखा दिया था पहले ही, या बता दिया था? हाँ भाई, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन खुश का मतलब दोनों प्रेमी साथ साथ, दोनों रुके हुए, ऐसी गारंटी नहीं होती, आगे चल के पता पड़ेगा, इसलिए गलत बात मत लेना। अभी दोनों प्रेमी साथ साथ, तब फ्रिक्शन खुश होता है। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती है? नहीं,
वो हो सकती है 0 से लेकर एफ मैक्स के बीच में, 0 से लेकर एफ मैक्स के बीच में जितनी जरूरत हो उतना वो लग सकता है, इसलिए उसे सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ एडजस्टिंग। ओके सर, बात बिल्कुल समझ आ गई। अब क्या करें? कुछ नहीं, अब सुनते चलो। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की थोड़ी सी बात अपने समझ आई, ठीक। अब समझना ये स्टैटिक फ्रिक्शन। अब सुन, ये 15 न्यूटन। अब जैसे मैंने तुम्हें एक बात समझाई थी कि मान लो ये अपना 10 किलो, म्यू की वैल्यू 0.5, तो एफ की वैल्यू क्या आई थी? 0.5 इंटू 100, एन की वैल्यू यानी कि 50 न्यूटन। ये जो 50 न्यूटन है, म्यू एन, इसको म्यू का भी और कुछ नाम भी दूंगा, परेशान मत हो, ये कहलाता है एफ मैक्स। मतलब अगर मैं ब्लॉक को हिलाऊं, कितने फोर्स पर ये ब्लॉक हिलेगा? 50 न्यूटन पर। तो जिस फोर्स में जस्ट हिलेगा उसे कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्शन की जो वैल्यू, जो उसकी मैक्सिमम ताकत है, उसे कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का लास्ट पार्ट को क्या बोल देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? इट अपीयर्स दैट द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन इज 15 न्यूटन इन दिस केस। जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसको नया नाम दिया जाता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो म्यू को यूज लेते हैं, वो लेते हैं म्यू एस। अभी समझ में आ जाएगा क्या होता है म्यू एस। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, वो आती है म्यू एस एन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है? नहीं। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है? नहीं। स्टैटिक फ्रिक्शन कहां से कहां लाई करता है? वो लाई करता है 0 से लेकर म्यू एस एन के बीच में। म्यू एस सफिक्स स्टैंड फॉर स्टैटिक। और जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिस पर ये हिल जाता है, वो कहलाता है म्यू एस एन। कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। जो लिमिटिंग, जिस पर जस्ट हिलते हैं, उसे लिमिटिंग बोल दिया, ठीक। और उससे सारी कम वाली को क्या बोल दिया? स्टैटिक। तो जब तक जरूरत कम है तब तक अपन ऐसे लगते हैं, बोलो क्लियर है। पर जिसमें जस्ट हिलते हैं उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, अब सोच, मान ले तू एक बात लॉजिकली समझना, तूने देखा होगा बात। मान लो एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। हाँ सर, उसको वो चुपचाप रखा, उसको हिलाओ। अयो, जोर लगाया, हिल गया। मान लो 100 न्यूटन पे लगा। सोच, एक बार वो हिल गया तो क्या उतना ही ताकत लगाए रखनी पड़ती है चलाने के लिए जो हिलाने के लिए लगाई थी, या उससे कम? इमेजिन कर इस बात। एक बार ब्लॉक हिल गया तो उसे चलाए रखने के लिए ताकत थोड़ी कम हो जाती। हाँ सर, होता तो है ऐसा। यानी कि मान लो कि ये जो ब्लॉक है 10 किलो का, इसको लाने के लिए 50 न्यूटन लगाना पड़ा, 50 न्यूटन। पर एक बार ये हिल गया तो सोच, इसे चलाते रखने के लिए 50 न्यूटन लगाना पड़ता है प्रैक्टिकली, थोड़ा कम। असलियत में आप ऐसा समझो कि फ्रिक्शन दोनों प्रेमी को साथ रखता है। अब तूने मान लीजिए 10 और 5 की कहानी सुनाता हूं। मान लीजिए तूने 10 न्यूटन लगाया, उसने कहा मैं 10 लगा सकता हूं, 20 लगाया 20, 40 लगाया 40, 50 लगाया, उसने अपनी पूरी जान झोंक दी, 50 तक तो मैं जा ही सकता हूं। पर फिर भी तू नहीं माना, तूने फोर्स और बढ़ा दिया। तो क्या फ्रिक्शन अभी भी लगेगा। पर अब वो कहेगा यार, जब तुम चली ली है, मेरी इच्छा तुमने मानी नहीं, तो तुम्हें साथ लाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत क्यों झोंकूं? तो वो 50 की जगह हो सकता है 45 लगने लग जाए, थोड़ा कम हो जाता है। रोक रहे, क्योंकि रुके भाई 50 तक तो वो खुश था कि रुके हुए हैं, कम से कम पूरी ताकत झोंक दी उसने। पर जब तुमने 50 से ज्यादा लगा दिया, थोड़ा सा 50 से 51 कर दिया, तो चलना कंपलसरी हो गया। अब चलते ही वो कहता है यार, अब मैं अपनी पूरी ताकत तुम्हें रोकने के लिए नहीं लगाऊंगा। 50 तुम तो मानी तो है नहीं तुमने मेरी बात। पर इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों को बिल्कुल 0 हो जाता है, नहीं, वो थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा, यानी कि जब दोनों प्रेमी मानते ही नहीं कि नहीं हम तो अलग होंगे ही, तो उनको मिलाने वाली जो ताकत फ्रिक्शन है, वो अपनी पीक ताकत से थोड़ी सी कम हो जाती है। यानी कि जब हम चलने लगते हैं तब म्यू थोड़ा अलग हो जाता है म्यू एस से। ओहो, क्योंकि एन तो चेंज होगा नहीं, एन तो अभी भी 100 है। तो क्या चीज कम हुई फ्रिक्शन में? म्यू थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ऐसा समझो, म्यू दो सरफेसेस के बीच का तब अलग होता है जब वो साथ हो, और म्यू तब अलग होता है जब वो दोनों स्लिप कर रहे हो।
ओ अब बात समझ आई सर, यस और नो। तो म्यू दो सरफेसेस का तब अलग होता है जब वो दोनों साथ हो। जब साथ हो तो म्यू एस काम करता है, ठीक। हाँ, और जब वो अलग हो जाए तो म्यू थोड़ा सा कम हो जाता है। कहते हैं आप तुम्हें यार अलग तो हो गए, थोड़ा कमजोर लगा लेता हूं। उस म्यू को क्या कहते हैं? म्यू के। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब स्लीपिंग चालू हो गई, स्टैटिक का मतलब दोनों रुके हुए हैं कि साथ हैं? साथ हैं। स्टैटिक का मतलब दोनों रुके हुए मत मान लेना, स्टैटिक का मतलब दोनों साथ हैं। तब दोनों के बीच का म्यू म्यूएस कहलाएगा, और जब दोनों रिलेटिव स्लीपिंग करने लग जाएंगे तब दोनों के बीच का म्यू म्यू के कहलाएगा। क्योंकि हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करा कि ब्लॉक को हिलाने में जितनी ताकत लगती है उसे चलाए रखने में उतनी ताकत की जरूरत नहीं होती, थोड़ी कम की जरूरत होती है। या आप इस बात से भी समझ सकते हो कि जब तक दोनों साथ हैं फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, पर जब अलग हो जाते हो तब भी वो आपको साथ मिलाना चाहता है, पर अब अपनी ताकत के पैमाने को थोड़ा कम कर देता है। और ये कम ज्यादा का फर्क कौन लाता है फॉर्मूले में? म्यू की एन, म्यू। तो जब साथ साथ हैं तो म्यू एस है, जब अलग अलग हैं तो म्यू के है। पर दोनों केसेस में फ्रिक्शन का पर्पस यही है कि दोनों साथ हो जाएं। अच्छा, अब बात समझ आई? बोलो आई क्या फील के साथ? जो मैंने बोला उसको चाहो तो आप लिख भी सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। कई बच्चे नोट्स बनाते तो लिखते हैं जो मैंने कहानी बोली कि जब हम एक ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं तो धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते हैं, कहानी ऐसे लिख सकते हो। जब हम फोर्स लगाते हैं धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते हैं तो रुका रहता है, एक वैल्यू ऐसी आती है जिस पर वो चल जाता है, जिस पर वो चल जाता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उससे पहले की जितनी भी वैल्यूज थी वो सब सेल्फ एडजस्टिंग थी, जीरो से लेकर म्यू एस एन के बीच में। जब दोनों साथ रहते हैं तो उसे म्यू एस कहते हैं। जैसे ही वो चल गया फ्रिक्शन की ताकत थोड़ी सी कम हो जाती है लिमिटिंग से, और जब वो चलने लगते हैं तो उनके म्यू में थोड़ा बदलाव आ सकता है, ज्यादा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और उसे म्यू के कहते हैं। 90% सवालों में तो तुम्हारे म्यू के और म्यू एस सेम ही होंगे, कुछ सवालों में अलग होंगे, पर जब अलग होंगे तो उनका अंतर अपने को समझ आना चाहिए। प्रैक्टिकली म्यू के कम होता है किससे? म्यू एस से। क्यों? उसका थोड़ा सा एक लॉजिक भी दे दूंगा अभी आगे, पहले बात समझ लो तुम प्रैक्टिकली। बोलो क्या बात क्लियर? हाँ सर, ये देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स, ओके, द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू एन, ये म्यू एस एन कर लो। बात बिल्कुल सही है सर, आप बिल्कुल ठीक। ओके, तो अगर आगे वाले को चलना है तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू म्यू एस एन से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तब मैक्सिमम लिमिटिंग लग जाएगा। ठीक भाई, आ जाओ। अब देख, ये एफ एक्सटर्नल अगर एफ एस मैक्स से कम है तो आपकी, अगर एफ एक्सटर्नल किससे कम है? ये एफ एक्सटर्नल ये रहा। अगर एफ एक्सटर्नल एफ एस मैक्स क्या है? म्यू एस एन। बोलो क्लियर है? अगर कम है तो क्या फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी कि एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगी? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर ही होगी जो कि म्यू एस एन से कम है, और इसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर जस्ट बराबर हो जाए, जस्ट स्लिपिंग जस्ट चालू हो, उस समय पर क्या एफ मैक्स लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होगी, और अगर इससे ज्यादा हो जाए तो क्या उसे काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, म्यू के एन। क्या तीनों बात समझ में आई है? स्टैटिक का ही आखिरी केस क्या नाम दे दिया? लिमिटिंग, और जब चलने लग गए तो उसे क्या बोला? काइनेटिक। क्या प्रैक्टिकली म्यू के थोड़ा कम होता है किससे? म्यू एस से। प्रैक्टिकली। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। हाँ सर। क्यों कम होता है? क्योंकि वो नाराज हो गया, यार तुम मान ही नहीं रहे मेरी बात। म्यू एस जब दोनों रुके हुए हो, ऐसा नहीं है। म्यू एस जब दोनों साथ साथ हों। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड होती है? नहीं। क्या वो एडजस्ट कर सकती है कहां से कहां तक? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू एडजस्ट कर सकती है 0 से लेकर म्यू एस एन तक। लिमिटिंग की एग्जैक्ट वैल्यू म्यू एस एन होती है, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो काइनेटिक जब चलने लग जाए तो भी फिक्स हो जाती है म्यू के एन। अब आप 100 लगा लो, मेरी ताकत अगर 50 न्यूटन थी
तो तू 60 लगा, 70 लगा, 80 लगा, 50, 100 लगा, 200 लगा, 500 लगा। जो मैंने इलस्ट्रेशन लिया था उसी को बता रहा हूं कि अगर तुमने एक बार एफ की वैल्यू ये 10 किलो, ये म्यू एस 0.5, समझना, एक इलस्ट्रेशन लेता हूं, और मान लो म्यू के 0.4, ठीक, थोड़ा कम ले लेते हैं। तो सोच कब तक एफ की वैल्यू कब तक नहीं चलेगा। ध्यान, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, एकदम अच्छे समझना बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं, ठीक। अब ध्यान से देखना, मान लो कि एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है 0। सोच एफ की वैल्यू 50 न्यूटन है, मैंने म्यू एस की वैल्यू 0.5 ले लेता हूं, ठीक, 50 न्यूटन, जैसे समझ 50 एग्जैक्ट, तो फ्रिक्शन भी कितना 50, एक्सेलरेशन कितना 0। पर एफ की वैल्यू अगर 50.0000000000001, कंफ्यूज मत होना, 50 तक क्या फ्रिक्शन अपनी पूरी ताकत झोंक के रखेगा भाई, नहीं चलना। अभी तक कौन सा फ्रिक्शन था ये, स्टैटिक काइनेटिक, स्टैटिक, हाँ सर। अब जैसे ही फोर्स 50 से ज्यादा हुआ, चलना पड़ गया। अब चलना पड़ गया तो चलते ही म्यू एस आया कि म्यू के, म्यू के, तो फ्रिक्शन कितना लगा 50 से, जैसे ही जस्ट ज्यादा हुआ, 50 से जस्ट कंपेयर 0, 50 तक 0, 50 से जस्ट ज्यादा और चल गया। चलते ही कौन आ गया, म्यू के, म्यू के मतलब 0.4 इंटू 100 यानी कि 40 न्यूटन, यानी कि 40 न्यूटन लगने लगा। अब एक्सेलरेशन कितना, मान लो फोर्स कितना लगा 50.000 जस्ट ज्यादा, तो लगभग 50, 50 माइनस 40 10, 10/10 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंफ्यूज मत हो ना, देख 50 एग्जैक्ट 50 पे 0, 50 से जस्ट ज्यादा करते ही 1 हो गया खड़ाक से। हाँ सर, ये म्यू एस म्यू के अंतर लाता है, नहीं हिले जब तक ताकत लगा दी फिर थोड़ी कम हो गई। सोच अगर मैं इस एफ को 100 न्यूटन कर दूं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 40 ही लगेगा, क्योंकि अब तो चल तो रही है, ठीक। तो एक्सेलरेशन कितना होगा 100 माइनस 40, 60/10 6। क्या म्यू एस म्यू के, और सोच 10 से लेकर 50 तक क्या सेल्फ एडजस्टिंग था, ये स्टैटिक था, तो 10 से लेकर 50 के बीच में ये स्टैटिक रहा और सेल्फ एडजस्टिंग रहा, एग्जैक्ट 50 पे लिमिटिंग हो गया और उसके बाद काइनेटिक लगने लगा। हाँ सर, क्या स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक की कहानी समझ आई। 95% सवालों में म्यू एस और म्यू के एक ही वैल्यू दी होगी। अगर तुम्हें सिर्फ सवाल में दिया हो द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट फ्रिक्शन इज म्यू 2.2, तो फिर वो स्टैटिक ही काइनेटिक है, दोनों एक ही है इसका मतलब। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी म्यू एस और म्यू के की वैल्यू सेम दी होती है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर अलग अलग दे दे तो आपको म्यू एस और म्यू के में अंतर समझ आना चाहिए। बार बार इसलिए बोल रहा हूं, ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए। म्यू एस का मतलब रुका हुआ नहीं है, दोनों साथ साथ हैं, क्योंकि जब डबल ब्लॉक सिस्टम आएगा तो आपको समझना पड़ेगा। बहुत जोरदार चीजें पढ़ाऊंगा। पहले था जो मैं बोला क्या चमका, हाँ सर, ठीक। और देख, अच्छा सर ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई, अब क्या करें, अब क्या करें, उतार लो इसको अच्छे से। ये जो मैंने कहानी लिखवाई ना, ये भी उतार सकते हो तुम, ताकि तुम्हें समझ में आए। म्यू एस मतलब जब दोनों साथ साथ हों, म्यू के जब अलग अलग हो जाएं, अगल अगल नहीं, अलग अलग ही, अलग अलग हो जाएं। हिंदी भी चमत्कारी हो गई मेरी। हाँ चलो भाई, अरे उतार लिया क्या, अरे सोच लो। हाँ सर, क्या स्टैटिक फिक्स वैल्यू नहीं, 0 से म्यू एस एन के बीच में होती है, लिमिटिंग म्यू एस एन होती है, जिस पर वो जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करते हैं दोनों प्रेमी। हाँ, और उसके बाद लिमिटिंग आ जाए, मतलब काइनेटिक आ जाता है। काइनेटिक की वैल्यू फिक्स है भाई। अब तुमने जब चलना अलग होना सोच लिया, पर फिर भी मैं तो अपना प्रयास करता रहूंगा, पर लिमिटिंग से थोड़ा कम करूंगा प्रैक्टिकली, बिलो क्लियर। पर 90% सवालों में आपके लिए म्यू की वैल्यू बराबर होती है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में बोला हो कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड अर्थ इज म्यू 0.2, तो उसे म्यू एस मानोगे, म्यू के मानोगे, बराबर मानोगे, बराबर मानोगे, ये बात ध्यान रखना। अगर उसे अलग अलग कराना होगा तो स्पेसिफिकली म्यू एस और म्यू के लिखेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, फील वाली कहानी। हाँ सर, बात तो अब समझ आई सर, म्यू एस कब लगता है, म्यू के कब लगता है, क्या क्या होता है। चलो भाई और देखते हैं। उतार लिया क्या, अरे उतार लिया क्या रामलालों, श्यामलालों।
अरे बोलो भाई, रामलालो श्यामलालो शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। आ जाओ, ये भाई अपना म्यू एस हो गया, ठीक है भाई, अपना म्यू क्यू हो गया, वो हमें समझ आता है। हो फ्रिक्शन ग्राफ ध्यान से समझना, फ्रिक्शन ग्राफ बनाने का प्रयास करने, बिल्कुल गड़बड़ मत करना, समझना अच्छे से, ठीक है। पहले मैं तुम्हें म्यूएस मीके का ऐसे टाइम पास अंदर समझा देता हूं, ये ऐसे ही फालतू स्लाइड है, उतारने की जरूरत नहीं, जो अब स्लाइड आने वाली है, ठीक है। ऐसे सुन लो, ऐसे समझो कि जब आप रेस्ट पर हो, तो यहां पे जो आप अगर जूम करो इसको, ये जो आप ऐसे जूम करो तो सोचो, ऐसे समझो कि उबड़ खाबड़ होता है, मैंने बताया था उबड़ खाबड़ होता है, तो समझ कि जब आप रुके हुए हो तो इंटरलॉकिंग भी हो रही होती है ऐसे, और अगर 2 पॉइंट टच हो रहे होते हैं, ध्यान से देखो, अगर किसी चीज के ऊपर किसी चीज को रखे रखो, तो मैं दोनों पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा चिपक जाते हैं, हल्का सा, उसे बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। मतलब समझो कि जब थोड़ी देर पड़ोसी रह ली है तो आपस में जुड़ाव हो ही गया, अरे भाई तेरे को छोड़ के कैसे जाऊंगा, उसे बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो जब रुके रहते हैं तो इंटरलॉकिंग तो हो ही रही होती है ना, एक के अंदर घुसे हुए होते हैं, पर जो पास पास मिले होते हैं पड़ोसी, उनमें कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है, ठीक। पर जब अपन चलने लगते हैं तो सिर्फ इंटरलॉकिंग होती है, तो सिर्फ इसको तोड़ना होता है, ठीक। कोल्ड वेल्डिंग नहीं होती, पड़ोसी तो बने ही नहीं, निकल लिए हो तो, यस और नो। तो ऐसा समझ कि जब रुके हुए होते हैं तो इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग चलाने में दोनों अपोज करते हैं, पर जब चलना चालू कर देते हैं तो सिर्फ इंटरलॉकिंग ही अपोज करती है। क्या अपोज करती है? सिर्फ इंटरलॉकिंग। इसीलिए थोड़ा सा जोर कम लगता है बॉडी के एक बार चलने के बाद। इस पे कोई डिटेल में नहीं जानना है, ये तुम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो अभी, ऐसे ही थोड़ी सी फील कराने के लिए बताया है, नहीं भी बताता तो भी काम चल जाता। स्लाइड बना ली थी तो मैंने कहा दिखा देते हैं, बोल यस और नो, हाँ ठीक है, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि इंटरलॉकिंग और कोल्ड वेल्डिंग दोनों होती है, और इसमें सिर्फ इंटरलॉकिंग होती है। इसलिए कौन थोड़ा सा ज्यादा होता है? एफएस मैक्स ज्यादा होता है एफ के, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होता है किससे? स्टैटिक काइनेटिक से। इसलिए म्यू स्टैटिक ज्यादा होता है किससे? म्यू काइनेटिक से। चाहो तो उतार लो, ये चाहो तो उतार लो ताकि तुम्हें याद रहे मैंने क्या बोला था। वो डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्या बना दूंगे थोड़ा सा ऐसे टिंग 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 टिंग, ये इंटरलॉकिंग, टिंग 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 टिंग, इंटरलॉकिंग, ठीक है। टिंग 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 टिंग, ये अपनी क्या हुई? कोल्ड बिल्डिंग। चाहो तो उतार लो, अब जब बता ही दिया तो। ठीक है, उतार लो। ग्राफ कैसा है भी बताता हूं, परेशान मत होना। चलो, ये उतार लिया क्या? वो पीछे वाला उतारने की जरूरत नहीं, इसको उतार लो बस, याद रहेगा थोड़ा सा भाई क्यों ज्यादा होता है ऐसा। हालांकि अपन फील आ जाती है तो ऐसी कोई खास बात नहीं उसमें, बट थोड़ा सा लिख लो, अच्छा लगता है। मेन फील वाली बात है, स्टैटिक कब? जब दोनों साथ साथ, और काइनेटिक कब? जब दोनों स्लिप करना चालू कर दिया। ठीक है भाई, अरे लिख लिया था, लिख लिया क्या रामलालो श्यामलालो? अरे लिख लिया क्या? अरे बोलो भाई, अरे शर्माओ मत भाई, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो भाई, यहां पे ही था, अच्छा ठीक। मैं तुम्हें ग्राफ बनवा देता हूं, देखो ग्राफ कैसे समझे। मान लो कि ऐसे अपना फ्रिक्शन है एफ, ठीक, ओके, इसे अपना फ्रिक्शन है एफ, और इधर अपन एफ को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, इंक्रीजिंग एफ, इंक्रीजिंग एफ लीनियरली। हम धीरे धीरे इसको टाइम के साथ बढ़ाते जा रहे हैं, ओहो, धीरे 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 एफ को बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या जो इसकी रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की वो भी बढ़ती जाएगी? हाँ सर, तो देख, मान लो इधर अपन एफ को बनाए और इधर फ्रिक्शन को बनाए, तो शुरुआत में, कब तक? शुरुआत में जब तक एफ लेस देन एफ एस मैक्स है, यानी कि म्यू एस एन से कम है, क्या एफ की वैल्यू एफ के बराबर ही रहेगी? हाँ सर, तो क्या ये एफ और एफ में रिलेशन कब तक? क्या स्ट्रेट लाइन रहेगा विद 45 डिग्री एंगल? जब तक एफ और एफ बराबर हैं, और एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू एस एन। ये वैसी कहानी जो भी पीछे सिखाई थी, कौन सी पीछे देगी वाली? ये वाली,
50 न्यूटन तक, क्या फ्रिक्शन और फोर्स बराबर रहेंगे? हाँ। तो क्या अगर उन्होंने ग्राफ बनाए तो क्या 45 डिग्री पे लाइन बनेगी? हाँ। पर सोच, जैसे ही 50 से फोर्स ज्यादा हुआ, लिमिटिंग से ज्यादा हुआ, जैसे ही ज्यादा हुआ, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया? क्या वो बिल्कुल थोड़ा सा उतना ही था म्यूएसएन जैसा, कि थोड़ा सा कम था? थोड़ा सा कम था। अच्छा देख पीछे, और उसके बाद 40 न्यूटन हो गया, और जैसे 50 से ज्यादा हुए और 40 होने के बाद ये कभी भी चेंज नहीं हुआ, चाहे आप फोर्स कितना भी बढ़ा लो, चाहे फोर्स कितना भी बढ़ा लो। तो देख ग्राफ थोड़ा सा ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। नीचे क्यों आया बोलो, समझ में आया तुम्हें? ऐसे करके थोड़ा सा ज्यादा दिखाता हूं, ऐसे सीधा लाइन, फिर ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे। ठीक, ये जो वैल्यू हुई ना, ये इसे बोला म्यू के एन, और ये कांस्टेंट है। क्या एक ग्राफ समझ में आया? हाँ सर। तो फोर्स बढ़ाते रहोगे तो एक म्यूएसएन तक की वैल्यू तक, तो क्या फोर्स और एफ दोनों बराबर रहेंगे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, फिर थोड़ा सा डिप करके सीधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप फोर्स कितना भी कर दो। तो अगर एक सिंपल ब्लॉक पर ये फोर्स का और फ्रिक्शन का ग्राफ बनाया जाए तो ऐसा आता है, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है। अगर अपने को दिमाग में याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। क्यों डिप आता है ये बात समझ में आनी चाहिए, क्यों डिप आता है ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। शर्माओ मत मेरे लालो, मेरे पीलो, मेरे रेनबो, आ जाओ। अच्छा सर, ठीक सर, ये बात हमें समझ में आ गई। उतारो फटाफट, ये स्टैंडर्ड ग्राफ है, समझ लो इसको, स्टैंडर्ड ग्राफ। ओके, ऐसे वाले केस का। ठीक भाई, अब क्या करें? अब कुछ मत करो, सुनो। आ जाओ। हाँ भाई, अपन समझ गए थे, ये अपनी बात हो गई थी। अब सुन, अभी अभी जो पूछा हुआ बता रहा हूं। क्या स्टैटिक का मतलब यह है कि बॉडी रुकी हुई है? इसमें ऐसा नहीं, जो मैंने पढ़ा है वही लिखा रहा है। अभी एक और नई चीज आई जो मैं बोल चुका हूं, उसके अलावा पहले बताओ, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी रुकी हुई है? नहीं। क्या दोनों साथ साथ चलना जो मैंने आपको दिखाया था ऐसे क्या इनमें भी स्टैटिक है? हाँ। तो अपने को एक बात समझ गए, क्या समझे, कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली एट रेस्ट। जो मैं लिखा रहा था वही है, बस उसको फील करो। हाँ सर, ये बात जो मैं बता चुका हूं वही। एक और बात अच्छे से समझना, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी चल रही है? इसको सोच के बोल, यस और नो, इसका आंसर दे। पहली बात, इसका आंसर क्या था? जरूरी नहीं है कि नहीं? और इसका लॉजिक हमें समझ आता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब रुकना नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब दोनों का साथ चलना भी हो सकता है। ओके, ठीक। अब मैंने दूसरा सवाल पूछा, क्या क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी चल रही है? क्या अपन पक्का बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है मतलब बॉडी चल रही है? या ऐसा हो सकता है कि कोई एक बॉडी रुकी हुई हो? बोलो। काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या यह है कि दोनों बॉडी चल रही है? दोनों का मतलब जो भी दोनों सरफेस है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, दोनों चले ऐसे जरूरी थोड़ी, या ब्लॉक नहीं चले, चलना ही पड़ेगा तभी ऐसा होगा। मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे सोच, मैं एक सिचुएशन बताता हूं तब। मान ले कि मैं एक ब्लॉक लूं ए, एक रस्सी ले लूं और ये बी। ठीक, समझ में आ रहा है? अब बी तो रस्सी से बंधा हुआ तो चल ही नहीं सकता। क्या ए को मैं इधर एफ से खींचूं, क्या ए और बी में स्लिपिंग हो सकती है? हाँ। तो बी पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? कौन सा? काइनेटिक। पर बी तो चल ही नहीं रहा। हाँ सर। तो ऐसा मत समझो कि काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ब्लॉक पक्का चल रहा है, ये जरूरी नहीं है। इफ देयर इज काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन अ ब्लॉक, इट मींस इट इज मूविंग 100%। फॉल्स स्टेटमेंट देख, ये अच्छी बात है, किताबों में नहीं मिलेगी, इसे समझ अच्छे से। क्या बोला मैंने, कि क्या किसी ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन है इसका मतलब वो पक्का चल रहा है? नहीं। देख, देयर इज देयर इज स्लिपिंग between A and B,
therefore there is kinetic friction on B but it is at rest। ठीक, तो कोई ऐसा बोल दे कि कोई ब्लॉक रुका, कोई ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन है तो पक्का चल रहा है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। हालांकि ये कम आता है, मोस्टली 99% सवाल तुम्हारे ऐसे होते हैं कि ब्लॉक चल ही रहा होगा, बट ऐसा हो सकता है देख तुम्हारे सामने। इसलिए क्या करने का मतलब यह है कि बॉडी पक्का चल रही है, जरूरी नहीं है। तेरे सामने इलस्ट्रेशन है। अरे हाँ ना तो बोलो। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का, ओके ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते ये बात समझ। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी रुकी हुई है? कोई जरूरी नहीं है। क्या काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब बॉडी पक्का चल रही है? ये भी जरूरी नहीं है। फील आई। फिर से स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब दोनों साथ साथ, काइनेटिक का मतलब दोनों में स्लिपिंग, ये मतलब है रियल। तो बोलो क्लियर, ओके। लिमिटिंग फ्रिक्शन समझता हूं, हाँ। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, समझता हूं, हाँ। काइनेटिक फ्रिक्शन समझता हूं, हाँ, बिल्कुल सही, क्लियर एकदम। और उसका मैग्नीट्यूड म्यू एस एन और म्यू के एन। ठीक, अब देखो सवाल करते हैं, सवाल करना चालू करते हैं, आ जाओ। ठीक, आ जाओ पीछे। कुछ ऐसे नहीं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली इन मोशन, ये तो अपन पहले लिख चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली इन मोशन। ठीक है, इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना हो तो लिखो, नहीं तो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। ठीक है, आ जाओ। ये पीपीटी बनाने वाले कभी कभी भावुक हो जाते हैं, है ना, इंग्लिश में डेफिनेशन लिख देते हैं। आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी पीपीटी बन के आ रही है बहुत सोच समझ के आ रही है। मैं जितने वर्षों से जो क्लास में पढ़ा रहा हूं, जैसे नोट्स बना रहा हूं, उन पर विश्लेषण करके पूरी एनिमेशन की एक टीम बैठती है उन्हीं मेरे लेक्चर्स पर, जो इतने सालों का अनुभव है, तब ये एनिमेशन बनता है तो निखर के आता है एकदम बाहर, शानदार एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं। मजा आएगा तुम्हें अगर तुम ध्यान से देख रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई किताबी सीक्वेंस है, नहीं, ये मेरे ही इतने वर्षों के लेक्चर्स जो रिकॉर्ड हुए क्लासेस में, हो सकता है आपने देखे हो पहले मेरे कई लेक्चर्स है ना, उन लेक्चर्स को रिकॉर्ड और उनसे सबसे बेस्ट बच्चे के जो नोट्स उन लेक्चर्स ने उतारे, उनको दोनों को एक एनिमेटर को दिया जाता है। फिर वो एनिमेशन, और वो उसके साथ एक टीचर बैठता है, मैं खुद बैठता हूं, तब ये एनिमेशन आपके बनते हैं। फिर इसमें बहुत इधर उधर होता है ताकि कोई एरर ना रहे, फिर आपके सामने वापस में आता हूं। तो सोचो आप, इतने वर्षों का अनुभव जो मेरा है और जो एक अच्छे बच्चे के नोट्स है उसने उतारे, उनको मिलाकर मेरे लेक्चर्स को देखकर प्रॉपर पहले एक सीक्वेंस बनती है, और वाह इस तरीके से चलेंगे तो बच्चे को कुछ भी नहीं छूटेगा। तो सोच कितना मजा आ रहा है। अरे यस और नो, तो वही सब कुछ तेरे को बहुत आसानी से मिल रहा है, वो भी एनिमेशन के साथ, तो मजा आ रहा है। बोलो क्लियर। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, बहुत मेहनत होती है एक स्लाइड बनने में, इतना आसान मत सोचो। कम से कम 10-10 लोग पीछे बने होते हैं। ये जो पीछे मेहनत कर रहे हैं ना, इनका भी ध्यान रखना भाई, इनको भूलना नहीं है कि नहीं। हालांकि लेक्चर तो मेरे ही है, बट फिर भी चलो। अब देखो म्यू के की वैल्यू 0.2 दे दी, एक सवाल करते हैं। म्यू के की वैल्यू 0.2 दे दी, म्यू एस की वैल्यू 0.3 दे दी, और फोर्स दे दिया। अब जो मैं तुझे समझाना चाह रहा था वो दोबारा से एक बार समझा रहा हूं, जो मैं तेरे को समझाना चाह रहा था दोबारा से एक बार समझा रहा हूं वैल्यूज के साथ। तेरे को भरना है अब, इसलिए मैं करा रहा हूं एग्जांपल। ठीक है, ध्यान समझना। आप इस पहले कॉलम को भर, पहले इसको समझिए बॉक्स क्या है, तुम भरोगे इसको, पहले खुद सोचो। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस एन 0.3, एन कितना है? 20, 6 न्यूटन। ओके, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? म्यू के एन 0.2 इंटू 20, 4 न्यूटन। ये बात तो समझ आ गई। अब जो जो इसमें लिखा हो उसको समझना अच्छे से, ठीक है। आ जाओ, 2 न्यूटन पर 2 न्यूटन अगर फोर्स लग रहा है तो बताओ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन सरफेसेस क्या होगा? तुम्हें भरना है पहला कॉलम, भरो फटाफट भरो, तुमसे करवा रहा हूं ये। बोलो अगर 2 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन सरफेसेस क्या होगा? 6 की 4 क्या होगा? 6 की 4 6 की 4 2 2 पीछे 2 लग जाएगा भाई साहब, पीछे क्या लग जाएगा? 2। हाँ सर, सेल्फ एडजस्टिंग होता है सर। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन कितना होगा बोलो भाई। सर 0 होगा। अच्छा चलो बोलो, अगर 3 न्यूटन है तो 6 से कम है सर, तो फिर 3 न्यूटन लग जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाए। ठीक सर। अब सोच, अगर फोर्स 5.99999999 है
6 की 6 से कम है, 6 से कम है। बोल फ्रिक्शन फोर्स वही होगा सर 5.999 टक 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 0, एक्सेलरेशन 0। पर जैसे ही 6.000000001 हुआ, अब बोल चल गया, चलते ही फोर्स क्या लगा, बोल क्या लगा, बोल क्या लगा, बोल क्या लगा, 6 की 4 4, काइनेटिक आ गया सर। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन का जैसे ही चलने लगे वैसे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, F माइनस एफ के अपॉन 2। तो 6 माइनस 4 बाई 2, कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल, 6 माइनस 4/2 यानी कि 1। ओके हाँ सर, ये तो अभी आपने बताया था, वही तो भरवा रहा हूं। 10 न्यूटन पे बोल, 10 न्यूटन पे फ्रिक्शन कितना, बोल, अरे बोल भाई, बोल बोल। सर 4 ही रहेगा अब तो। 10 सॉरी हाँ 10 माइनस 4/2, 10 माइनस 4 6/2 इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ती टेबल फील के साथ, अरे यस और नो, हाँ सर मजा तो आया, अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर बिल्कुल मजा आया, पानी पी लेते हैं। अच्छा सर 4 न्यूटन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ठीक ठीक। लो भाई भर दी नहीं टेबल तो ठीक है। अब देख स्टैटिक फ्रिक्शन का अपना ये तो अपन बना चुके ना ग्राफ, इसमें क्या सोचना है, ऊपर नीचे हो गई एक तो स्लाइड शायद, ठीक है अपन बना चुके हैं। आ जाओ फाइंड द एक्सेलरेशन, सवाल चालू करते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। अगर म्यू 0.2 दे रखा है इसका क्या मतलब है, म्यू एस की म्यू के की दोनों, म्यू एस म्यू के की दोनों, अरे बोलो भाई, म्यू एस म्यू के की दोनों, दोनों। बता अगर 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, पहले बताओ, तुम बताओगे सवाल का एक्सेलरेशन कितना है 2 kg ब्लॉक का, तुम बताओगे, शर्माओगे नहीं, बोलो। अच्छा कई बच्चे से रट लेते हैं फ्रिक्शन इज म्यू एमजी, म्यू एमजी नहीं होता फ्रिक्शन। नॉर्मल केस में जब अपन ऐसे रखते हैं तो एन की वैल्यू mg होती है, इसलिए बच्चे ऐसे रट लेते हैं फ्रिक्शन मतलब म्यू mg। भाई साहब म्यू mg स्पेशल केस है, आंसर म्यू एन ही है, म्यू एन ही रटना, म्यू mg नहीं। हमेशा एन mg को जरूरी थोड़ी, ऊपर से फोर्स लगा दो तो चलिए जाए। बताओ इसमें, बताओ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आया, लिमिटिंग फ्रिक्शन आया 0.2 इंटू नॉर्मल है 20 तो 4 न्यूटन। क्या जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन है, हाँ सर। क्या ज्यादा है, हाँ सर। तो चलेगा, तो बचा कितना, सिंपल, पीछे लग गया पूरा का पूरा, इधर लगा 4, 6 माइनस 4/2, आंसर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई बुराई नहीं है, आ गया आंसर, ठीक है खत्म, छुट्टी, सिंपल। अब सोच अगर फोर्स टेढ़ा वेढ़ा लगा दूं, ऊपर से लगा दूं, तब भी हमें सवाल करना आना चाहिए। आ जाओ करें, अगला सवाल करें, अरे सोच लो ये तो बहुत आसान था, अगला करें, आ जाओ। हाँ चल गया भाई तू, अब आगे चल, यह सवाल करो। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, गलत मत करना, कसम उड़ान चलेगी, गलत कर दो तो कांच के सामने जाके रोना, मैं ही ऐसा क्यों हूं, कंपोनेंट ही तो करने, फटाफट से कर लो, वही तो सवाल है। हाँ कर दो कर दो कर दो कर दो, कसम है तुम्हें कर देना फटाफट से, गलती नहीं करना है। अरे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, अरे कर दो फटाफट से, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। करो भाई करो, चल सर कंपोनेंट कर लेते हैं, 20 का इधर कंपोनेंट कितना आया 16, ठीक सर, क्या 16 इसको चला रहा है, अच्छा फ्रिक्शन कितना हुआ सर म्यू एम जी, म्यू इंटू 0.2 इंटू 20, 4 न्यूटन, ओके, तो पीछे लग गया 4 न्यूटन, ठीक है, फ्रिक्शन पीछे लग गया 4 न्यूटन, तो एक्सप्रेशन कितना आया 16 माइनस 4/2, 16 में से 4 गया 12, 12/2 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया क्या, अरे आ गया क्या, अरे आ गया क्या, ये गलत है, कई लोगों ने गलत करा होगा, गलती पकड़ो, गलती पकड़ो, गलती पकड़ो, गलती पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, ये n,
यहां पे एन एम जी है ही नहीं। फॉर्मूला क्या है, म्यू एन की म्यू एम जी, म्यू एन है, तूने एम जी क्यों लिखा, एन थोड़ी है यहां पे, देख ध्यान सुन। इस 20 का इधर कंपोनेंट कितना, 12, ऊपर लग रहा है एन, नीचे लग रहा है 20। इस केस में एन एमजी के बराबर है क्या, नहीं, एन प्लस 12 इक्वल टू 20, एन प्लस 12 इक्वल टू 20, एन की वैल्यू आई 8 न्यूटन, तो एफ मैक्स की वैल्यू आई 8 इंटू 0.2, बोलो क्लियर है क्या, तो 1.6 न्यूटन। जो आप 4 न्यूटन सोच रहे थे वो 1.6 न्यूटन है, गड़बड़ मत करना, एन चेंज हो गया फोर्स टेढ़ा लगाते ही। ओ हाँ सर, तो बता एक्सेलरेशन का आंसर क्या है, फ्रिक्शन पीछे 1.6 लगेगा, 4 लगेगा 1.6, तो 16 माइनस 1.6 बाई 2, बोलो क्लियर है, ठीक है, तो 8 माइनस 0.8 तो 7.2, सही कर रहा हूं ना मैं एकदम, 16/2 to 8 और 16/2 0.8, ठीक है, तो 8 माइनस 0.8 इज 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया, हाँ सर आया, ये आ गया आंसर। 6 नहीं है, जिसने 6 निकाला उसने क्या गलती करी, बोलो क्लियर है, इसलिए कह रहा हूं फ्रिक्शन म्यू एम जी होता है कि म्यू एन होता है, एन निकाला करो हमेशा, ऐसे अगर फोर्स लगाया तो देख ओ हो एक्सेलरेशन बढ़ गया, सोच, अरे यार हाँ सर बात तो मजा आया सर, सोच। तेरे को मैं ये बात क्यों समझाई, ध्यान समझना, जैसे मान लो कि यही सवाल 2 किलो का था, इस 2 kg पे 0.2 था, इधर 20 न्यूटन लगाओ, अगर सिंपल सीधा तो इधर सीधे लगाओ, इधर 0.2, ठीक है, अब देख इधर 0.2 पे देखो तो पीछे कितना लग गया 4, तो 20 माइनस 4, हाँ 20 माइनस 4 बाई 2, ठीक, तो 16 माइनस 2 8, सीधा होता तो अलग बात थी, एंगल पे हो गया तो एन ने चेंज कर दिया, तो एन ने चेंज कर दिया, हाँ सर, तो सीधा नहीं, सोच अगर मैं ऐसे ही फोर्स 16 न्यूटन लगाता तो 16 माइनस 4 अलग आंसर आता, खैर उसमें कंफ्यूज मत हो एकदम, मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि क्या एन पर डिपेंड करा, हाँ सर, ऐसे फोर्स लगाया 20 न्यूटन, ठीक, सोच अब भी 20 न्यूटन लगाया, पिछला सवाल इस सवाल सेम ही तो है सर, सेम ही तो है सर, ट्राई कर, ट्राई कर, पिछले सवाल और इसमें कुछ अंतर है क्या, अगर अंतर है तो सॉल्व करके बता, अगर अंतर है तो सॉल्व करके बता, अगर अंतर है तो सॉल्व करके बता, शर्मा मत। बता भाई, सॉल्व करके बता फटाफट। अच्छा सर, सबसे पहले आपने बोला था सर कंफ्यूज मत हो, इधर 16 लगाओ इधर 12 लगाओ सर, सबसे पहले एल निकाल लेना चाहिए सर, नहीं तो सर बेवकूफ बन जाते हैं, पिछली बार भी बन गए थे। ओहो 16 से आगे घसीटना चाहता है, ठीक है, पर एन कितना है अब, एन इक्वल टू 20 प्लस 12, और यार एन चेंज हो गया, इफ यू चेंज डायरेक्शन, ऐसे फोर्स लगाए 20 या ऐसे लगाए, दोनों सरका 16 से ही रहे, पर देख एन में अंतर आ गया, क्योंकि पहले आप ऐसे कर कर ब्लॉक के एन को कम कर रहे थे, पर आप ऐसे करके ब्लॉक के एन को बढ़ा रहे हो, तो सोच एफ मैक्स कितना, 32 इंटू 0.2 यानी कि 6.4, हो, और आगे 16 फोर्स कितना लग रहा है 16, तो आंसर आया 16 माइनस 6.4 अपॉन 2, बोलो क्लियर, तो 8 माइनस 3.2, हाँ ठीक है, तो आंसर आया 8 माइनस 3.8 4. हाँ 8 में 3 के बाद 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बोलो 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, समझ आया क्या, हाँ सर, सोच सिर्फ डायरेक्शन ऐसे और ऐसे करने की बजाय, अगर मेरे को किसी ब्लॉक को चलाना है, सोच, और कोई बोले 20 न्यूटन फोर्स लगा लो 37 डिग्री पे, मैंने बोला कि एक ब्लॉक लग रहा है ना 10 किलो का, और बोला कि 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से फोर्स लगा लेना तो अपने आप ब्लॉक चल जाएगा, अब एक बच्चे ने वैसे लगाया एक ने ऐसे लगाया, सोच कौन ब्लॉक को जल्दी से ले गया, जो ऐसे लगा के ले गया था, हो, यानी कि भले दोनों का हॉरिजॉन्टल सेक्शन 37 डिग्री था, पर एक ने ऐसे लगाया एक ने ऐसे लगाया, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, पुश करना, ये क्या कहलाएगा, पुल करना, हाँ, इसलिए किसी चीज को घसीटना हो ना तो उसको ऐसे ऐसे जोर नहीं लगाते, तुमने देखा होगा जो बंधानी कहते हैं, राजस्थान में बंधानी मतलब जो
उसको खींचते हैं, अपने बड़े बड़े बोझे को या घसीटते हैं, वो ऐसे अपने आप कंधे पे रखकर ऐसे रस्सी टेढ़ी रखते हैं और फिर उसको खींचते हैं, वो पुल करते हैं, पुश नहीं करते। भले उन्हें फिजिक्स आती नहीं आती पर उन्हें समझ में आता है ऐसे करेंगे तो आसानी से चलेगा। हाँ सर, बात तो आपकी समझ आई। तो पुल करना, किसी भी चीज को सरकाना हो तो पुश करना चाहिए कि पुल करना चाहिए? पुल करना चाहिए। हाँ सर, क्या ये बात लॉजिकली समझ आई है? हाँ सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बस ये 4.8 आया देख, इसलिए पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। इसलिए तुमने देखा हो, जब वो घास काटने वाली मशीन देखी तुमने, देखी होगी, वो उसको ऐसे चलाओ, मतलब ऐसे घास काटने वाली मशीन ऐसे बहुत मुश्किल से कटती, उसको सिर्फ चलाना हो तो ऐसे उठा के यूं ले जाते हैं, तो पुल करके आराम से ले जाते हैं। उसका स्टैंड ऐसे टेढ़ा होता है ना, और वो घास काटने वाली मशीन होती है, यस और नो, ग्रास काटने वाली, तो उसको ऐसे जोड़ लगाओ तब वो घास कटती है, जोर लगता है क्योंकि ज्यादा। अगर उसको ऐसे सिंपल ऐसे ले जाओगे उल्टा करके तो कुछ नहीं कटेगी क्योंकि जोर नहीं लगता, तो आसानी से वो पुल हो जाती है। यस और नो, सो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। क्या लॉजिक समझ आया है? क्योंकि पुश करने में आप एन बढ़ा देते हो तो फ्रिक्शन की अपोज करने की ताकत को बढ़ा देते हो, तो वो आपको रोकने ज्यादा लगता है। पर पुल करने में आप उसके एन को घटा देते हो तो उसकी क्षमता को कम कर देते हो, तो आपको कम परेशान करता है। हाँ सर, क्या सवालों के साथ साथ एक अच्छी बात भी समझ आई? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो भाई, ठीक भाई, और आगे चलते हैं। ये तो एनिमेशन है, ओहो, ये पुश करके परेशान, ये पुल करना, ठीक भाई। एक सिंपल सा सवाल आ रखा है कंप्यूटर एग्जामिनेशन में आप ही के, तो करो इसको। इट इज इजियर टू पुल अ हैवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन अ लेवल ग्राउंड। स्टेटमेंट 1, ये उसके ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। असर्शन रीजन टाइप सवाल आते हैं आपके, कभी भी आ सकते हैं, सिंगल करेक्ट में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसे, है ना। अब बताओ, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। बताओ कौन सा आंसर है, बताओ, फटाफट कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे कर सकते हो, करो भाई, अरे करो भाई, अरे बता दो भाई, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। बताओ, तुरंत बताओ, फटाफट बता दो, अरे बता दो, अरे बता दो भाई। क्या पहला स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सरफेसेस? हाँ म्यू, बिल्कुल ये भी सही है। क्या पहला वाले के होने का कारण दूसरा है या नॉर्मल रिएक्शन के बदलाव है? नॉर्मल रिएक्शन का बदलाव है, इसलिए दोनों सही हैं, पर दूसरा वाला पहले वाले का परफेक्ट रीजन नहीं है। पुल और पुश में इसलिए अंतर आता है कि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाता है, सरफेस तो चेंज ही नहीं कर रहे थे उसमें। पर पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अदर्शन रीजन में जनरली बच्चे 1 और 2 में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बहुत थिन लाइन होती है 1 और 2 में, पर वो अपने को तभी अपन वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जब अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो और अच्छे से रीजन पता हो, अच्छे से रीजन पता हो। अच्छा सर, बात एकदम क्लियर है। अच्छा, आगे आंसर, आगे आगे बढ़ जाऊं, ओके चलो। अब मैं तुमसे ना एक अगले सवाल आने से पहले, ये आंसर 2 आ गया, ठीक है, अपने पहले ही लगा लिया, ध्यान समझे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जैसे मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक, मान लो मैं बोलूं ये 10 किलो का है, ठीक, यहां पे म्यू 0.5 है, ठीक ठीक। मैं तेरे से पूछूं कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये ब्लॉक चल जाए? सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, पहले बता कि एक 10 किलो का ब्लॉक है, म्यू 0.5 है, कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि ये ब्लॉक चल जाए? बोलो क्या आंसर है? अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम फोर्स फॉर मूविंग ब्लॉक, आंसर क्या है तुम्हारा? बिल्कुल सिंपल सवाल। क्या 100 इंटू 0.5, क्या 50 न्यूटन? अरे क्या 50 न्यूटन सबने निकाल लिया? क्या 50 न्यूटन सबने निकाल लिया? अरे यस और नो, क्या निकाल लिया? अरे हाँ ना बोल, हाँ सब निकाल लिया, पर ये आंसर गलत है।
अभी जादू से मैं इस ब्लॉक को 50 न्यूटन से कम पे भी चला के बता दूंगा। पहली बात, मैंने सवाल में ये कहां बोला कि तू ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा? मेरे को तो चलाना है ना ब्लॉक। मैंने ये कहां बोला कि फोर्स हॉरिजॉन्टल लगाओ? क्या मैं फोर्स टेढ़ा भी लगा सकता हूं? हाँ, तो क्या हो सकता है उस टेढ़ा फोर्स में कम पे ही चल जाए, क्योंकि टेढ़ा लगाने पर, पुल करने पर एन कम हो जाता है। हाँ सर, तो मिनिमम फोर्स म्यू एम जी नहीं होता। अब मैथ्स करनी पड़ेगी। पहली बात, गलती समझ में आई? गलती क्या है? मैंने ये कहा बोला सवाल में कि आपको हॉरिजॉन्टली फोर्स लगाना है, क्या आप टेढ़ा भी लगा सकते हो? क्या टेढ़ा लगाने पे ऐसा हो सकता है कि नॉर्मल घट जाए और उसका इससे कम फोर्स पे भी वो चल जाए? ऐसा हो सकता है, तो मैथमेटिकली चेक करना चाहिए। सो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू मूव अ पार्टिकल? पहली बात, अगर ये सवाल पूछा गया तो इसमें लिख लो, इसका आंसर 50 नहीं है। इसका आंसर 50 नहीं है। कहां बोला कि फोर्स हॉरिजॉन्टल ही लगाना है? हाँ सर, बात तो आपने सही बोली सर, बिल्कुल जोरदार। ठीक सर, अब वही बात ये पूछूंगी, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक? इसे खुद ही लिखा है, थीटा एंगल पे लगा के देखो ना एक बार। अब मैथ्स कर लेते हैं, आ जाओ। ओके, ये थीटा, इधर कितना एफ कॉस थीटा। मान लेते हैं कि हमने एफ फोर्स लगाया थीटा एंगल पे। थीटा भी वेरिएबल है, एफ भी वेरिएबल है। एफ की तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। एफ का इधर कितना, एफ साइन थीटा। ओके, ऊपर कितना एन, नीचे कितना एम जी। क्या एन की वैल्यू आई एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, बिल्कुल सही बात सर। अगर इसको जस्ट चलना है, मैं मानता हूं कि मैंने एफ ऐसे लगाया किसी एंगल पे, एंगल कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, मुझे तो एफ की मिनिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एम जी माइनस एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ठीक है, मान लो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो जस्ट चलने के लिए क्या एफ कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू म्यू एन। एन कितना, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ये क्वेश्चन समझ आई? ये कब? जस्ट चलने के लिए। एफ कॉस थीटा जो हॉरिजॉन्टल में है, वो जो फ्रिक्शन अपोज कर रहा है वो कितना है, म्यू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, ये रही। ठीक है, तो देखो एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ कॉस साइन थीटा। इधर ले आओ तो एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। तो एफ की वैल्यू आई म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब इस बात को समझने, एफ है क्या? ये एफ वो फोर्स है, एफ का मिनिमम फोर्स है ये एफ का वो मिनिमम फोर्स है जो थीटा एंगल पर चाहिए अगर इसको चलाना है तो। पर मैं तो थीटा को भी चेंज कर सकता हूं। हाँ सर, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ध्यान से कंफ्यूज मत हो ना, बिल्कुल। क्या इक्वेशन समझ में आई? थीटा क्या मैं चेंज कर सकता हूं? हाँ, एफ की मिनिमम वैल्यू निकालनी, थीटा कुछ भी लो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? पर मान लो कि एक थीटा मैंने फिक्स करा, क्या उस थीटा के लिए ये एफ मिनिमम वैल्यू है? अच्छा, इस थीटा पर अगर चलाना है, अगर मैं थीटा फिक्स कर दूं, तो क्या ये एफ मिनिमम है इस थीटा के लिए? इससे कम पर नहीं चलेगा ब्लॉक। सोच इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये समझ में आता होगा तुम्हें कैसे करते हैं, देखो। अंडर रूट ऑफ 1 + म्यू स्क्वायर कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ 1 + म्यू स्क्वायर प्लस म्यू बाई अंडर रूट ऑफ 1 + म्यू स्क्वायर साइन थीटा। ये समझ में आता है इसे कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मैथ्स में करा होगा जरूर कभी। अच्छा, अब मुझे बताओ साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अगर इस टर्म को देखें तो कैसे करते हैं, देखो ऐसे समझो, ये ऐसा ट्राइंगल समझो, एक ऐसा ट्राइंगल देखो, इस एंगल को अल्फा मान लो, और अगर इसे साइन बनाना है तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 + म्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा म्यू। ठीक, अब समझना, अगर ये ट्राइंगल जो है और इस इक्वेशन को समझो, तो तुझे नहीं लगता कि कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल टू, सॉरी, प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, ठीक है? हाँ सर,
तो ये ऊपर जैसी इक्वेशन दिखाई दे रही है तुमको, बोलो क्लियर? क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा कॉस थीटा। हाँ सर, तो इसे लिख सकते हैं म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा प्लस एल्फा। हाँ सर, मैथ से अब जो तभी बता रहा हूं, ये सब क्या है, मैथ्स, इसलिए कंफ्यूज नहीं होने बिल्कुल। ये पूरी कहानी मैंने मैथ्स की सुनाई है, इसके लिए बेसिक मैथ्स आनी चाहिए, गड़बड़ मत करना। ये फिजिक्स थी कि म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यस और नो? हाँ सर, ये सब मैथ्स चल रही है। अब इस सिचुएशन से आना मैथ्स है। अब सोच, ये जो एफ है इसमें म्यू फिक्स, एम फिक्स, जी फिक्स्ड, साइन थीटा प्लस एल्फा में एल्फा भी फिक्स्ड, ये तो एल्फा तो फिक्स्ड है। हाँ, कौन वेरिएबल है? थीटा। अच्छा, हाँ। अब सोच, अगर मुझे इस एफ जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे एफ मिनिमम है, इसका भी मिनिमा निकालना है, तो क्या इस एफ की मिनिमम वैल्यू कब होगी? एफ मिनिमम व्हेन साइन थीटा प्लस एल्फा इज 1। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा साइन थीटा प्लस 1 होना पॉसिबल, थीटा प्लस एल्फा होना पॉसिबल नहीं है। साइन की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है? -1 से 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1। तो जब ये 1 होगा तो क्या एफ मिनिमम होगा? तो एफ मिनिमम की वैल्यू क्या आई? म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सोच के देख, क्या ये वैल्यू म्यू एम जी से कम है? हाँ, इस मिनिमम फोर्स पर ये चल जाएगा। और एंगल क्या होना चाहिए? साइन थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ सर, बात आप सही कह रहे हो। क्या ये मिनिमम फोर्स आ गया? ये क्या आ गया? मिनिमम फोर्स। मिनिमम फोर्स म्यू एम जी क्या? नहीं, मिनिमम फोर्स क्या है? मिनिमम फोर्स है म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और वो किसी एंगल पे लगाया जाए तो बात बन सकती है, तुम ध्यान से देखो तो थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 1, यानी कि अगर आप ऐसा समझो तो थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 1 इस एंगल पर जब अपन लगाएंगे, यानी कि थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू पाई बाई 2, यानी कि अरे एल्फा की वैल्यू पाई बाई 2, सॉरी थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 माइनस एल्फा। एल्फा ये रहा, उसको रटो मत, उस बात को समझो। क्या सीखे? क्या किसी ब्लॉक को चलाने के लिए मिनिमम फोर्स क्या म्यू एम जी चाहिए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। उससे कम पे भी काम चल जाता है। वो मिनिमम क्या हो सकता है? म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। शानदार बात थी, ये तो पूरा प्रूफ था। देख, म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो और एंगल कितना? जब थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू पाई बाई 2। हाँ, तो थीटा की वैल्यू कितनी? पाई बाई 2 माइनस एल्फा। और एल्फा क्या था? ये रहा, ये अपना एल्फा। पीछे गलती तो नहीं करी मैंने कोई? देख लो एक बार। हाँ देखो, ये अपन ने लिख लिया cos थीटा, इसको अपन ने को बनाना है sin थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू होनी चाहिए 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है एकदम, ठीक है। क्या बात एकदम क्लियर है? अरे सोच लो, अरे गारंटीड। चलो भाई, आज के लिए बहुत है क्या इतना? हाँ सर, तो फॉर्मूला क्या आया? म्यू बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसे उतार लो अच्छे से, घबराना मत, अच्छी चीज पढ़ाइए, मैथ्स अच्छे से समझो। लेक्चर के बाद और देख लेना, इसको ढंग से समझना, मैथ्स है इसमें ज्यादा। तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ पार्टिकल इज नॉट म्यू एम जी, इट इज म्यू एम जी बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, बिकॉज वी कैन रोटेट द फोर्स। सो एट दिस एंगल इफ यू अप्लाई दिस फोर्स इट कैन मूव, इट कैन मूव। ओके, पुश पुल क्यों आसान होता है समझ में आया? ये समझ में आया? आया कि नहीं आया? हाँ सर आया। अरे पक्का? तो अगले टर्न पे फिर आते हैं शानदार चीजें लेके। फिर कह रहा हूं, अब फ्रिक्शन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कल तुम्हें जो है, मतलब अगले लेक्चर पे तुम्हें 2 ब्लॉक पे ले जाऊंगा, इसलिए दिमाग तेज रखना। आप बोलो क्लियर है एकदम? अच्छा, पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहते हो कि नहीं पढ़ना चाहते हो? तो इसे ढंग से पढ़ के आना, एलएम भी अच्छे से होना चाहिए।
पक्का? चलो तो फिर लड़ते रहो, भिड़ते रहो, पर पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो। सफलता जरूर आपके कदम चूमेगी। अरे वाह सर, ये तो बढ़िया नया बन गया। चलिए भाई